राधा मेमोरियल एजुकेशनल सेवा संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आ चुका हूं और जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपको आगे स्टडी करना था पावर सेक्टर का, उसके लिए मैं लेके आ रहा हूं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल देखो थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया था कि क्या हमें स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। ओके, तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पावर सेक्टर को स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिकल पावर को स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल पावर दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। दिस वन इज गिवन बाय द V इंटू आई एस्ट्रिक। ठीक है, आई एस्ट्रिक इसलिए लगा दिया, सबको पता है कि लोड बेसिकली हमेशा हमारा लैगिंग होता है। तो अगर फेजर डायग्राम कुछ लोग जानते होंगे, तो अगर हमने वोल्टेज को रेफरेंस लिया तो करंट उसमें लैग करेगा। तो आप जानते हो दिस वन प्लस जे, दिस वन माइनस जे। एस्ट्रिक है तो प्लस जे को माइनस जे बदलेगा। तो देखो इसी पावर को बहुत ध्यान समझिएगा, इसी पावर को हमें क्या करना है, सिस्टम के द्वारा यूटिलाइज करवाना है। ठीक है, सिस्टम के द्वारा। और सिस्टम भी कल हमने कर दिया था। सिस्टम जो यहाँ पे यूज करना है, उस सिस्टम का नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम कौन है? ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दीज आर नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क्स हैं। और ये सभी नेटवर्क्स आपके कैस्केडेड में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पावर की डिलीवरी करनी है। इस पावर की डिलीवरी करनी है, जो बल्क अमाउंट ऑफ पावर है, इसी की डिलीवरी करनी है। कहां से? जनरेशन एंड से। इस एंड से हमें डिलीवरी करनी है और कहां लेके जाना है? कंज्यूमर एंड पे। और आपको पता है जो भी बल्क अमाउंट में जनरेशन हो रहा है, जो भी जनरेशन बल्क अमाउंट में हो रहे हैं, वो सब के सब फॉर एंड फ्रॉम द लोड सेंटर। जो लोड सेंटर है उससे बहुत दूर हो रहा है। ठीक है, तो दूर हो रहा है तो वहां तक हमें लेके जाना है इसको। और उसको, उस पावर को, जो ये कॉम्प्लेक्स पावर है, जो यहाँ पे इवैक्यूएट हो रहा है, यहाँ पे जो पैदा हो रहा है, इसी को हमें भेजना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का नाम आप लोग रखते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दरअसल ये नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क कैस्केडेड है। कैस्केडेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कैस्केडेड कनेक्शन ही एक ऐसा कनेक्शन है जिसको हम लोग कपलर बोलते हैं। कपलर दैट्स मीन जो कपल करे, सेम जो इनपुट हो उसी सेम इनपुट को आउटपुट में दे दे, दैट्स मीन ये आपका एक कपलर बोला जाएगा। तो कपलर यहाँ पे जो हम बनाने जा रहे हैं वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, कि ये दोनों कपलर है। एक EHV UHV का सिस्टम है और दूसरा आपका MV एंड LV। ये आपका EHV एंड HV का सिस्टम है, जबकि ये आपका MV और LV का सिस्टम है। मीडियम वोल्टेज एंड लो वोल्टेज का सिस्टम है। जबकि ट्रांसमिशन वाला जो आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम भी आ गया है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम है और उसके साथ साथ हाई वोल्टेज का भी सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम से हमें कपल करना है। तो देखो ये आपको दिखाई देता है, जो मैकेनिकल सिस्टम है, ये बेल्ट है या आप कहोगे चेन है, जो भी आपको कहना है। जो प्रॉपर्टी चेन एंड बेल्ट्स की होती है, जो बेल्ट की होगी, जो चेन की होगी, वही हमें यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें यहीं से स्टार्ट करना, जो हमें स्टडी करना है यहीं से स्टडी करना है। ध्यान देखिएगा, यहीं से स्टडी करना। आपको मालूम है कि जो जनरेशन होगा वो आपका अप टू इंडिया में 33 kV से ऊपर नहीं है। बेसिकली आप देखिएगा जहां भी आपको दिखाई देगा कि 660 मेगावाट 500 मेगावाट का जनरेशन हो रहा है, वहां पे आप देखिएगा आपको दिखाई देगा दिस वन इज 25.5 kV का जनरेशन वोल्टेज है। जनरेशन वोल्टेज है, लेकिन इस जनरेशन वोल्टेज को आपने नाम सुना होगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको स्टेप अपिंग किया गया है, बढ़ाया गया। इसके मैग्नीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया गया, ये सब अभी धीरे धीरे हमें मिलेगा। लेकिन सबसे पहला हम लोग चल रहे हैं ट्रांसमिशन के पास, और ट्रांसमिशन को पढ़ने के बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं इस कपलर को। और इस कपलर का काम क्या है, जो ये कपलर नाम दिया जा रहा है कि जिसके पास इनपुट आएगा, और ये इनपुट आएगा कहाँ से, जो जनरेशन का आउटपुट है वही इस ट्रांसमिशन का इनपुट होगा, इस कपलर का इनपुट होगा। और इस कपलर का इनपुट फिर हम जाके आउटपुट में देंगे, बिना उसमें लॉस दिए, बिना यूटिलाइज किए। दैट्स मीन आगे 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 सब फॉरवर्ड करते हुए हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास यही आएगा
कि व्हाट आर द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, कि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना है, जो पहला टॉपिक एंड पहला सिस्टम जो हमारे पास आ रहा वो ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो इस ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है, ये करता क्या है एक आपके पावर सिस्टम में, ठीक है। तो ये देखो ये स्टार्ट कर रहा हूं, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और नो साउंड, वेट, नो साउंड, रिस्पॉन्ड करिए फिर से सब आप लोग, आपको साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? साउंड आ रही है सबके पास? ओके, गुड इवनिंग अमित गुप्ता, दीपांजलि तिवारी, गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो थोड़ा सा हम आपको इलेक्ट्रिकल जो आपका पावर सिस्टम है इसके ग्रोथ को भी दिखाना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम आएंगे टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, कि ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू सोनिका यादव, विवेक मौर्य, थैंक यू सब देखते रहिए। तो थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ाइएगा। तो देखो सबसे पहला हम आपको ग्रोथ दिखाने चल रहे हैं, इसी पे आएगा, देखिएगा इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर का जो ग्रोथ था, आपको पता है एसी जो सिस्टम था, एसी सिस्टम 1885 में ही सबसे पहले यूएस में डेवलप किया गया था, और वो 33,300 का था। द फर्स्ट एसी सिस्टम जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल का, दिस वन डेवलप्ड इन 1885 ना, और यूएस में किया गया। और उस समय जो वोल्टेज रेटिंग थी एसी वाली, दिस वन इज 3300 वोल्ट थी, दिस वन फर्स्ट अचीवमेंट। ये वर्ल्ड का था, सबसे पहला यहाँ पे शुरुआत हुआ था। लेकिन हमें देखना है केवल इंडिया का पावर सेक्टर हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सेक्टर है इसका ग्रोथ कैसे हुआ था। आज आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं जो इंडिया के पावर सेक्टर के ग्रोथ के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको दिखाया जा रहा है, अभी नहीं आया, दिखाइएगा थोड़ा सा। वहां पे नहीं दिखाई दे, यहाँ आ गया ना, अच्छा लड़कों को दिख रहा, अच्छा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक स्लाइड दिखाई दे रहा, नीचे आइए और एक स्लाइड और आगे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए, बस ये भी स्टॉप कर। तो देखो देश की आज़ादी के समय देखिए ग्रोथ कैसे हुआ है पावर सेक्टर का, क्योंकि आज कोई भी इंडिया हो या कोई वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो जिसके यहाँ पर कैपिटा यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ये देश डेवलप्ड है। दैट्स मीन किसी भी कंट्री के डेवलप एंड डेवलपिंग भी पर कैपिटा यूटिलाइजेशन पे आ गया। आपके इंडिया में अभी 920-922 ऐसे चल रहा है। दैट्स मीन एक इंसान के ऊपर केवल 922 यूनिट खर्च हो रहा। आप देखिए आपके छोटे छोटे कंट्रीज, जापान मिलेगा जिसका 8000 है, चाइना भी 4500-5000 है, आपका अमेरिका है 14000 है। दैट्स मीन एक इंसान के ऊपर 14000 यूनिट खर्च हो रहा। तो 14000 यूनिट खर्च कौन कर रहा, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई यूटिलाइज करता है इंडस्ट्री, इसका मतलब जहां भी सपोज करिएगा आपके देश का जनरेशन सपोज करिए 150 गीगावाट हुआ, ठीक है, एंड एक दिन का हम निकाले गीगावाट आवर हो गया, 24 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पॉपुलेशन जैसे ही 130 करोड़ जनता का डिवाइडेशन होता है, ये आपका बहुत घट के आ जाता है 920 यूनिट आ गया। दैट्स मीन यहां पे बोला गया कि इंडिया का पर कैपिटा यूटिलाइजेशन बहुत कम है। इसका मतलब ये देश अभी डेवलपिंग में है, ये बहुत पीछे है अभी देश। इस देश में अभी डेवलपमेंट नहीं है, इस देश में डेवलपमेंट ही नहीं है। बस हम चूक किससे गए, इससे। लेकिन आज क्या है, अभी यही आपके बगल में चाइना है, चाइना का रिसेंटली एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लगभग 4200 से ये 4400 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे यूटिलाइज ज्यादा कर रहे हैं, जनरेशन ज्यादा हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा कर रहे हैं। पॉपुलेशन यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ आपसे ज्यादा ही 140 करोड़ का यहाँ डिवाइड हो रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए 4200 से लेकर 4400 आ रहा,
पर कैपिटा यूटिलाइजेशन नेट पे मिल जाएगा आपको। 2 साइड में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है आपके लिए। अगर आप स्टडी करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक पावर मीन है जो आपको ये बताएगा कि क्या होने वाला है। दूसरा CEA है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एंड पावर मीन, जिसमें सेंट्रल का है, ठीक है। विद्युत प्रवाह ऐप, ये सब आप यूज करते रहिए। विद्युत प्रवाह ऐप ये है, क्लियर। तो ये सब अगर आप देखते रहोगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा। तो देखो ये आपका कंपैरिजन ऐसे किया जाता है, अमेरिका से किया गया, किसी से भी किया गया, तो यहाँ पे दिखाई देता है कि वहां पे आपका यूटिलाइजेशन क्या है और सब कंट्रीज से कम है। तो बोला गया आप अभी डेवलप नहीं हो, अभी आप डेवलपिंग हो। इंडिया की बात करते हैं, जिस समय हम आज़ाद हुए थे, तो देखो उस समय जब हम आज़ाद हुए हैं उस समय जो हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी थी 1362 मेगावाट की है। 1362, मात्र 1362 मेगावाट का है। जिस समय हम क्या हुए हैं, फ्रीडम में आए हैं। दैट्स मीन अंग्रेज भारत छोड़ो जब हुआ, भारत छोड़ा है 1362 है। बट आपके पास जो डाटा है देखिए 2019 की डाटा है, मार्च 2019 का है आपके पास। रिसेंटली आ गया है 356 गीगावाट का आ गया। 356 है। 356 गीगावाट का आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब 1362 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी से आप कहां तक ग्रोथ किए हो, यहां तक। आज इंडिया में बहुत सारी योजनाएं हम चालू करते हैं, कहते हैं कि हमारे पास योजना आया उदय योजना, हमारे पास योजना आया पंडित दीनदयाल योजना, और हम ये चाहते हैं कि कोई भी इंडिया का कोई भी गांव विलेज इलेक्ट्रिसिटी से अछूता ना रहे। अब देखो क्या करता है गांव के आदमी, हम तो कहते हैं ये इंडिया का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं कि डेवलप हो रहा। क्यों? सुबह से शाम तक बल्ब जल रहा छोड़ दिया, जलता रहे भाई, जल रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज हो रहा, पर कैपिटल यूटिलाइजेशन बढ़ रहा। हमें तो अच्छा लगता है, यूज़ करो भाई, यूज़ करो। लेकिन आज मीटरिंग सिस्टम आ जाएगा, क्योंकि जो भी पावर यूटिलिटीज़ हैं स्टेट वाले, ये उससे घाटे में जा रहे हैं और मीटरिंग व्यवस्था कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जितना आप यूटिलाइज करो उसका रेवेन्यू दो, क्योंकि ये एक क्या है, दुकान है, और दुकानदार हमेशा ये चाहता है कि मैं जो भी अपना सामान बेचूं उसमें प्रॉफिट मिले, और बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे इंडिया में इस समय एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में हमेशा पावर सेक्टर का यूटिलिटी यही चाहता है कि मेरा सामान बिके भी, उसके साथ साथ मुझे प्रॉफिट मिले। तो देखो जो आपको ये मैंने दिखाया है, जो ये पावर पॉइंट आपके सामने गया है, तो दिस वन इज अ ग्रोथ था। लेकिन इस ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान, ये जानना है आपको, अगर योगदान दिया है तो 365 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी था। आप इतना इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल मतलब जनरेटिंग स्टेशन आपने लगा लिया है, जनरेटिंग स्टेशन आपने लगा लिया है, बंधु बहुत अच्छे से समझिएगा। लेकिन जनरेशन आप कर लो, बट कपलिंग तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर तो बहुत दूर है। अगर कपलिंग कराना है, दैट्स मीन आपको ट्रांसमिशन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा देश का, आप कहते हो मकान का, देखो कितना दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, ट्रांसमिशन सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंजीनियर्स को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया तो ये इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी रिसेंटली देखो, अभी आपके पास अगर विद्युत प्रवाह ऐप हो तो आप देखिएगा, वहां पे आपको दिखाई देगा व्हाट इज द रिसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द इंडिया। एक बार विद्युत प्रवाह ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए तो आपको दिखाई देगा। इसमें से डिलीट हो गया, 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हाउ मच इज द विद्युत प्रवाह ऐप डाउनलोड करिए। किसी कोई अभी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा। डार्क पेन प्लीज, ज्यादा इस पे आ रहा है क्या, देखिएगा आप, इस पे ज्यादा आ रहा है क्या। विद्युत प्रवाह ऐप
इसको देखिए, आपको दिखाई देगा, 3 MB का है। इसको डाउनलोड करिए, देखिए शायद आपको वहां से दिखाई दे। विद्युत प्रवाह ऐप में देखिएगा 15-15 मिनट का ब्लॉग बने हुए हैं कि एबीटी अवेलेबिलिटी बेस्ड की तरीके से कितना अवेलेबिलिटी है इंडिया में और कैसे उसका यूटिलाइज करना है। तो जिन लोगों को पास हो गया होगा, तो विद्युत प्रवाह का ऐप थोड़ा सा मेरे में टाइम ले रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो देखिए अभी इस समय जैसे आपका टाइम जो हो रहा, ये हो रहा आपका 7:45, तो 7:45 फिर 8, इन सब पे देखिएगा कितना आपका इंडिया यूज कर रहा इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आपको डिटेल मिल जाएगा विद्युत प्रवाह ऐप में। तो ध्यान से देखनी है, देखिए अब इट विल टेक मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा, सबकी ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ आ गया, देखो आपका जो 1945 से एंड 20 के बीच का जो देखिए आज का जो डिमांड है 169 मेगावाट गीगा, 169 गीगा। ध्यान से देखिए आगे आपके पास, आप देखिएगा आपको विद्युत प्रवाह ऐप में दिखेगा 169 गीगावाट का इसमें डिमांड है, ठीक है। बट आपके पास देखिए 356 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। ओके, तो दैट्स मीन आपके पास सरप्लस पावर है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उस सरप्लस पावर को यूटिलाइज कर सकते हो। रिजर्व कैपेसिटी इसको बोला जाता है कि अभी रिजर्व करके रखा गया है। दैट्स मीन अब इंडिया जो एक समय गांव में था 8 घंटे 5 घंटे बिजली आ रही थी, आज बिजली बढ़ रही है। इसका मतलब हमने पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया है, हमने पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया है। तो सबसे बड़ा योगदान किसी का आता है पावर सेक्टर के रिफॉर्म का या पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, तो उसमें सबसे बड़ी योगदान है पावर सेक्टर के इंजीनियर्स का। पावर सेक्टर के इंजीनियर ने हर जगहों पे देखा है कि कैसे कैसे लोड फोरकास्टिंग हो रहा, लोड कैसे कैसे बढ़ रहा, हर साल का लोड डिमांड देखता है, उसके अकॉर्डिंग कहता है कि इस प्लेस पे इस नोड पे हमें एक सब स्टेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे भी एक नेटवर्क की ज़रूरत है, और जो वहाँ डिमांड बढ़ेगा उस नेटवर्क के लिए कहीं ना कहीं से एक वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, कैस्केडेड करेगा, और वहाँ पे भी एक लोकल स्टेशन या लोकल सब स्टेशन बनाएगा, और वहाँ से उस पर्टिकुलर एरिया का पावर डिमांड को मीट आउट करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं उतना टाइम आज नहीं ले सकता हूँ। मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ। तो टॉपिक पे आने के लिए नेक्स्ट आपको फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए कैसे कैसे आपको फिर देखिए ग्राफ, देखिए आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है इंडिया का। इंडिया का देखिए ईयरली ग्रोथ हुआ है कि कब कब कितना था, और कैसे कैसे देखिए इसने परसेंटेज चेंजेस किया। और सबसे बड़ा योगदान योजना आयोग जो था रहता था उसी का है कि कुछ योजना पहले वाले जो पुराने थे वो सुना होगा, श्वेत क्रांति है, हरी क्रांति है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जिन देशों ने, जैसे यूएस है, उन लोगों ने 1970-75 में ही आपका 500 केवी तक की लाइनें बना ली थी। हमारे यहाँ 1990 के बाद 500 केवी की लाइनें बनी है, तो हम पीछे होते गए। जैसे हम पीछे होते गए क्योंकि हमारे यहाँ उतना ध्यान वहाँ नहीं दिया गया। हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, इस पर ज़्यादा दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं दिया गया। आप देखिए आपके सामने चार्ट बना हुआ है कि इंस्टॉल कैपेसिटी कितने थी। तो रिसेंट अभी देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो फिर देखो अब आपको मैं बाद में ये सब बताऊँगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही। बहुत लंबा ये टॉपिक है, इस पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें देखो यहीं पे आना है और यहीं पे मैं डिस्कस करना है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, तो फिर कभी हम लोग टाइम देंगे इस पे, लेकिन अभी हम टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि
पावर सेक्टर का, जो आपके सिलेबस का है, आपके लेवल का है, लेकिन इसको याद करिए। अगर आप इसमें इंटरेस्ट बनाओगे तो देखिएगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी, तब आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज कोई भी कंट्री है वो डेवलप या डेवलपिंग जो है पर कैपिटा यूटिलाइजेशन पे ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हम आ गए यहाँ पे फिर से। आपका ये जनरेशन था, जनरेशन अभी हमें स्टडी नहीं करना है, आपने नेटवर्क बनाना शुरू किया है, तो एक नेटवर्क बना देते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टास्क ऑफ द ट्रांसफर सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। लेआउट पे पहले आते हैं। ठीक है, जो कल हम लोगों ने देखा ये लेआउट है। ठीक है, तो आइए इस लेआउट से ही आपको बहुत सारी चीजें मैं यहीं पे बता दूंगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड वहां पे क्या होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट बहुत बड़े में नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है। लेआउट में आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि कैसे कैसे इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इंडिया को पावर सिस्टम ने घेर के रखा हुआ है कि सबके घरों तक जाने के लिए कैसे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया है। हाउस है ये, हाउस 1, हाउस 2, ये आपके घर के मोहल्ले का सब घर बने हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ETC इसके आगे भी आएगा। तो ये आपके मोहल्ले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, दिस वन इज बोला जाएगा इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, दिस वन प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है, एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट आपके पास आएगा, दिस वन इज अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एंड दिस वन इज अ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। बहुत केयर करिएगा, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। दिस वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर है, एंड दिस वन इज अ सर्विस मेंस है, जो आपके घर से केबल जाके पोल से जुड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये दिखेगा, ये लोड है, ये सब लोड है, हाउस के लोड है। एक एक चीज आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस वन इज नोन एज द स्लैक बस और रेफरेंस बस। ओके, और ध्यान से देखिएगा, एंड आज जो भी पावर सेक्टर है वो इंटरकनेक्टेड है। दैट्स मीन दिस वन इज अ कनेक्टेड फ्रॉम द समवेयर एल्स, कहीं और से भी जुड़ा है। दिस वन इज इंटरकनेक्टेड, कहीं और से जुड़ गया ये।
ये भी इंटरकनेक्टेड है कहीं और से। देन ये भी कहीं और से, क्योंकि आज हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, पूरे एरिया की रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये सब बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये भी कहीं से इंटरकनेक्ट है। जैसे अगर इसी को देखना है तो यहां भी कोई जनरेटिंग स्टेशन है, जैसे ये आपका सपोज करो अनपरा है और ये आपका ओबरा है, यहां भी पैदा हो रहा, तो देखो इसको भी हम लोगों ने जोड़ के रखा है, इसके बस बार से ये भी जुड़ जाएगा, ये बस बार है, इससे देखो ये जुड़ गया है, तो दिस वन इज इंटरकनेक्टेड लाइन है। तो रिलायबिलिटी बढ़ानी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है, दिस वन अगेन कनेक्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स, ये भी कनेक्ट है, कहीं से आ रहा है या कहीं से जा रहा है, रिलायबिलिटी सिक्योरिटी हमें बढ़ानी है, तो दिस वन इज दिस वन। अब देखिए ये आपका सबसे पहला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, दिस वन इज अ स्टेप डाउन है, दिस वन इज अ जनरेटिंग स्टेशन के पास वाला, ये जनरेटिंग स्टेशन का ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, पावर ट्रांसफॉर्मर्स है, दिस वन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, दिस वन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ओके, देन ध्यान समझिएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइनें ये या तो EHV होती हैं या तो UHV होगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम होगा। ओके, ये वाला आपका सिस्टम हाई वोल्टेज का होगा, और अगर वोल्टेज रेटिंग लिखना हम यहां भी लिख दे रहे हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे, ये अगर HVAC है तो इंडिया में अभी 765 kV 400 kV होगा, और HVDC है तो प्लस माइनस 800 kV एंड प्लस माइनस 500 kV होगा। ओके, अगर AC है तो और DC है तो वो होगा। ओके, सेकेंडरी वाला ये आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपका हो जाएगा 132 kV एंड 220 kV एंड समवेयर 66 kV, एंड ऐसे ही प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिस वन है 33 kV and somewhere 66 kV, and secondary this one is a 11 kV and 415 volt। ठीक है, तो these are the ratings। इसको HV बोला गया, इसको MV मीडियम वोल्टेज बोला जाएगा, और इस वाले को बोला जाएगा दिस वन इज अ लो वोल्टेज का। ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछिएगा किसी को। सूरज साहब कितने केवी का प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होता है, लिखा है यहाँ पे। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन अभी इंडिया में 765 kV AC है, ठीक है, और HVDC है तो 800 kV है। ठीक, सेकेंडरी भी आपको दिख रहा है 132 kV 220 kV 66 kV है। ओके, किसी और को प्रॉब्लम हो तो तुरंत बता दें हमें। नेक्स्ट देखिएगा, सब कुछ यहीं पे दिखना है और कैसे कैसे यहाँ काम होना है ये देखना है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जो ये बस बार बनेगा इसको रेफरेंस या स्लैक बस बोला गया। दिस वन इज नोन एज द ट्रांसफार्मर बस, this one is also known as the transformer bus, and this one is known as the load bus। ये लोड बस बोले जाते हैं, जो लोड के समीप आते हैं उनको लोड बस बोला जाता है, और जो जहां पे ट्रांसफार्मर जुड़े हुए हैं ट्रांसफार्मर बस बोला गया, और एक रेफरेंस बस होता है। और कहीं कहीं ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, और जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ध्यान से सब देखिएगा, जब ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो यहाँ पे फरांटी इफेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं, और जब फरांटी इफेक्ट के बहुत चांसेस हैं तो इसी बस से एक कंपनसेशन भी होता है, संट कंपनसेशन। किसका? रिएक्टिव पावर का, क्योंकि वोल्टेज का वेरिएशन दिस वन बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिव पावर, तो यहाँ कंपनसेशन किया जाएगा फरांटी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं लगाना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन साइड आते ही यहाँ फिर आप देखोगे कि जो कंज्यूमर है उनके पावर फैक्टर बहुत पुअर होते हैं, और पावर फैक्टर पुअर होने के लिए फिर यहाँ पे बसों में आप देखोगे यहाँ भी संट कंपेंसेशन लगाना पड़ेगा, और संट कंपेंसेशन यहाँ पे जो लगाना पड़ेगा, संटिंग जो करना पड़ेगा वो लीडिंग कैपेसिटिव पावर का करना पड़ेगा, जो लीडिंग रिएक्टिव पावर है, जबकि यहाँ पे जो करना पड़ता है वो लैगिंग का होता है। क्यों होता है ये सब आपको सब बेसिक नॉलेज में दूंगा,
कोई भी चीज़ बचेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉन्ग टेंशन लाइन हो गया। ये आपका मीडियम या शॉर्ट होता है, मीडियम या शॉर्ट टेंशन लाइनें होती हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी ने मैं अनुराग कश्यप ने पूछा सर टाई लाइन दैट्स मीन दो अलग अलग बस को जोड़ने के लिए या दो अलग अलग जनरेटिंग स्टेशन को जोड़ने के लिए। जैसे इस पर्टिकुलर जो मैंने कहा था ओबरा और ये अनपरा है, इनके बगल में जैसे यहाँ पे कोई जनरेटिंग स्टेशन बन जाए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो लाइन यूज किया जाएगा उसको टाई लाइन बोला जाता है। टाई लाइन से पावर तभी फ्लो होता है जब कोई दिक्कत आती है। राहुल यादव, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट कहाँ तक होती है? अभी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कितना SIL है उसका। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितना वोल्टेज है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। जितने भी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो टेम्परेचर राइज पे डिपेंडेंट होती है, कितना उसका रेटिंग होगा, 10 में थर्मल रेटिंग पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज ड्रॉप पे एंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें करंट रेटिंग पे। ठीक है, फिर पूछा है रेफरेंस बस देखो 4 ही पैरामीटर पावर सेक्टर वालों को पढ़ना होता है। अभी मैं आगे और बताता, 4 पैरामीटर वो है P, Q, V और लैम्डा। तो जो रेफरेंस बस या स्लैक बस है, यहाँ पे वोल्टेज और लैम्डा नोन होता है और P और Q अननोन होता है। तो जहां पे डिफाइंड हो वोल्टेज एंड पावर एंगल, उसी को स्लैक बस या रेफरेंस बस बोला जाता है। रेटिंग ऑफ स्लैक बस कुछ नहीं होता, रेटिंग आप बता नहीं सकते हो। रेटिंग वही होगा कितने लाइनों से जुड़ा हुआ है और कितने जनरेटिंग स्टेशन जुड़ा है, वही बताया जा सकता है। संजय चंद्रवंशी, 800 kV का जनरेशन कहीं नहीं होता, ट्रांसमिशन होता है। 800 kV HVDC का ये ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पे कोई भी जनरेशन नहीं होता है। शंट कंपेंसेशन दोनों जगह कर सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन में भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट कि कैसा वहाँ वोल्टेज है और कितना वहाँ पे कंपनसेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। डिस्टेंस अभी सब मिलेगा। अजीत कुमार त्रिपाठी, प्लीज वेट, अभी आपको मैं कोई पावर सिस्टम खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया हूं। ओके, तो टाई लाइन मतलब कपल करने के लिए होता है। टाई लाइन मतलब कपल, पावर नहीं फ्लो हो रहा। क्यों नहीं फ्लो हो रहा? क्योंकि पावर जो फ्लो होता है V और लैम्डा के डिफरेंस पे होता है। अगर V का डिफरेंस है तो रिएक्टिव पावर फ्लो हो रहा है और लैम्डा का डिफरेंस है तो एक्टिव पावर फ्लो हो रहा है। तो दोनों को हमने मैच करा रखा है, दोनों को जब मैच करा रखा है तो कोई भी पावर फ्लो नहीं होगा। स्पार्क्स लीजेंडरी जो भी आप हो, अभी इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता है, आपको अभी बताना है। संट आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संट आप कहीं भी यूज कर सकते हो। संट वहां भी कंपनसेशन मैंने यूज किया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे भी, और संट हमने ट्रांसमिशन एंड पे भी यूज किया। ठीक है, लेकिन यहाँ लैगिंग का यूज किया है और यहाँ पे हमने लीडिंग का यूज किया। ठीक है, कहीं कहीं ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड हो रही हैं, जैसे ये लाइन था ये ओवरलोड हो रहा है और यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जगह नहीं मिल रहा, तो यहाँ सीरीज कंपनसेशन कैपेसिटर लगा देते हैं और जैसे लगाते हैं जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी उसको SIL बोलते हैं। मैंने एक एक चीज़ें आपको पहले दिन डिफाइन किया था कि एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो बताना पड़ेगा। SIL इज गिवन बाय द V²/ZC। ठीक है, V²/ZC और ZC दैट मींस सर्ज इंपेडेंस, दिस वन इज गिवन बाय द L/C। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप C को बढ़ाओगे तो ZC कम होगा। ठीक है, और ZC कम होगा तो SIL पावर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये लाइन है आपके पास पावर ग्रिड सीरीज कंपनसेशन मैं बता रहा हूं, किसी स्टेट के पास नहीं है। पावर ग्रिड करता है, पावर ग्रिड करता है और किसी के पास नहीं है। स्पार्क लीजेंडरी, आप हमें लग रहा है पूरा खत्म कर चुके हो, आप पूछ रहे हो शंट कंपनसेशन मेल नहीं करता क्या? अरे भाई कुछ भी कर सकता है, वोल्टेज भी इंप्रूव करेगा, पावर फैक्टर भी इंप्रूव करेगा, लेकिन कौन सा यूज कर रहे हो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शंट कंपनसेशन आप रिएक्टर से कर रहे हो कि कैपेसिटर बैंक से कर रहे हो। कैपेसिटर बैंक से कर रहे हो तो मेनली आपका इंप्रूव करेगा पावर फैक्टर, लेकिन शंट कंपनसेशन अगर आप रिएक्टर से कर रहे हो तो मेनली इंप्रूव करेगा वोल्टेज प्रोफाइल, वोल्टेज प्रोफाइल। ठीक है, तो ये सब आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब देखो स्लैक बस ये रेफरेंस बस था। ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मर बस है। ट्रांसफॉर्मर बस पे बहुत ध्यान समझिएगा, केवल और केवल P और V डिफाइंड रहेगा। एक्टिव पावर कितना है यहाँ पे और वोल्टेज रेटिंग कितना डिफाइंड है वो पता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हमें जानने की जरूरत है, उसके अलावा सब नोन हो जाएगा।
स्लैक बस या रेफरेंस बस जिसपे वी और लैम्डा केवल ज्ञात हो, 4 ही पैरामीटर कैलकुलेट। आप जो सोचते हो कि पावर फैक्टर देखना है, पावर फैक्टर नहीं देखना, केवल 4 पैरामीटर एक कंट्रोलर देखता है जिसको बोला जाता है लोड डिस्पैच सेंटर। अभी उसको भी लिख रहा हूं, लोड डिस्पैच सेंटर है। और देखो जो लोड बस है यहां पे केवल P और Q का जहां पे डिफाइंड हो, जैसे आपके मोहल्ले का 2 ही चीज डिफाइंड होना चाहिए, एक एक्टिव पावर कितना है, दूसरा रिएक्टिव पावर कितना है। ये दोनों अगर डिफाइंड है तो पता चल जाएगा कि हमें कितने रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर वहां पे लगाने की जरूरत है। तो रॉ टेक्निकल क्लासेस आपका क्लियर हो गया कि सर ऑल बस के पैरामीटर बता दीजिए, बता दिया। स्लैक बस या रेफरेंस बस जहां पे वी और लैम्डा डिफाइंड हो, ट्रांसफॉर्म बस जहां पे P और V डिफाइंड हो, एंड लोड बस जहां पे P और Q। लोड बस आपके घर के नज़दीक वाला है, वहां पे केवल P और Q डिफाइंड रहता है और सब पैरामीटर डिफाइंड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, मज़े आएंगे, बहुत मज़े आएंगे। आप ब्रह्मांड का, मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मांड का पावर सिस्टम का कुछ भी पूछना हो, इंडिया के बाद छोड़ दो, कहीं का पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। जितना भी आपको पूछना हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, सब पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें आपको, जैसे स्टूडेंट हो, आपको लगता है जल्दी जल्दी सब पता चल जाए, या कहीं और पढ़ा है तो फिर लगता होगा कि सर से पूछ लेते हैं ये क्या करते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कभी डिप्रेशन में मत आइएगा। ये पावर सिस्टम है, कुछ भी नहीं है, ये एक कपलर है। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये एक कपलर है, और कपलर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। दिनेश उपाध्याय, कमर्शियल इंडस्ट्रियल लोड को कितना कितना केवी वोल्टेज फीड कर सकते हैं? भाई दिनेश उपाध्याय, आप ये नोट कर लो, आप जैसे ही जाओगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास, आप बताओगे मुझे इतना किलोवाट का लोड चाहिए या मेगावाट का लोड चाहिए। जैसे मेगावाट या किलोवाट आएगा, तुरंत पता चल जाएगा आपको कितने केवी के वोल्टेज से आपको सप्लाई मिल रहा है। अगर आपने कह दिया हमें 50 मेगावाट चाहिए, हमें 40 मेगावाट चाहिए, तब आपको 11 केवी या 33 केवी से नहीं दिया जाएगा। 33 केवी से तब दिया जाएगा जब आपके पास अप टू द 5 मेगावाट का डिमांड हो, 5 मेगावाट। लेकिन अब इसके ऊपर जाओगे तो आपको 132 पे जाना पड़ेगा। ऐसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे, नहीं मुझे 200 मेगावाट का चाहिए, तब आपको 132 भी नहीं देगा, क्योंकि उसका SIL है ही नहीं। अभी सब निकालूंगा मैं, SIL सबका निकालूंगा। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो कंडक्टर यूज़ किया जा रहा है उसकी कितनी औकात है, तो वहीं से पता चल जाएगा। दिनेश उपाध्याय, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर शिवम अस्थाना पूछ रहे हैं, अभी से मज़ा आ गया, थैंक यू। स्पार्क लेजेंडरी करें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओहो, अभी और वेट करिए, सब कुछ ताज़ा हो जाएगा, सब आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो अब देखो, ये आपके पास एक लेआउट है, इस लेआउट से ध्यान समझिएगा, इस लेआउट से पूरे इंडिया को कैप्चर करना है, अपना मोहल्ला नहीं कैप्चर करना है। पावर सिस्टम क्या कर रहा है, ये पावर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है कि पूरा इंडिया एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए, उसके साथ साथ इस तरह से इंटरकनेक्टिविटी बने कि इस पर्टिकुलर कपलर की स्टेबिलिटी अच्छी हो, सिक्योरिटी ज़्यादा हो, कि फॉल्ट आ गया, लाइन गिर गया, अब उस मोहल्ले को, उस एरिया को बिजली ही नहीं मिल रही है, तब भाई आपने बहुत अच्छा स्टेबल, बहुत अच्छा रिलायबल पावर सिस्टम डिजाइन नहीं किया था। तो एक आपको उसके पैरेलल लाइन और चाहिए कि यहाँ भी दिक्कत आई, दूसरा वहाँ से सप्लाई आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो, जैसे इसलिए मैंने इंटरकनेक्टिविटी दिया है। सपोज करो आपको यहीं से पावर आ रहा था, अब यहाँ पे सपोज करो इस ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ गई, अभी आगे पावर ही नहीं जा रहा, तो किताबों में देखो केवल एक सिंगल सर्किट बनाया गया है, जबकि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत आ गया, नहीं जाए, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ जो सब स्टेशन बने होंगे, यहाँ से पावर इधर आएगा और फिर इधर से इधर जाएगा, या यहाँ पे जो ये इंटरकनेक्शन है यहाँ से इधर आएगा और फिर से इधर जाएगा। दैट्स मीन ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ऐसा ना हो कि कोई फॉल्ट है, फिर वहाँ की रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी खत्म हो जाए। ओके, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस यही याद रखना, ये कपलर है और कुछ नहीं। कपलर जैसे आपके घरों में, आपके गांव वाले बच्चे सबसे अच्छा जानते होंगे कि कपलर क्या होता है, या साइकिल जो चलाता होगा वो जानता होगा कि चेन का कैसे कपल करता है। जनरेटर आप होते हो, साइकिल पे आप बैठते हो, जनरेटर आप होता है, प्राइम मूवर आप होते हो, लेकिन साइकिल आगे जाती है। वर्क डन, लीन का मोशन हो रहा, ठीक है, लेकिन वो किसके हेल्प से हो रहा? कपल किसने किया? यूटिलाइजेशन कौन कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन आप कर रहे थे, लेकिन दिया किसने? इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने दिया। अगर ये ना होता तो आप यूज ना कर पाते।
ठीक है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक समय था इंडिया में 5 अलग अलग ग्रिड थे ना, आपने पढ़ा होगा। जुलाई 2012 में ग्रिड 2 बार फेल हुई। उसके बाद सबको ये समझ में आया कि उनको ये समझ में आया कि 5 ग्रिड से काम नहीं चलेगा, बार बार फेल 5 होंगे। आपने एक नाम सुना होगा, दादाजी बोलते थे, एक कहानी सुनाया जाता था कि एक डंडा दिया, उनके 4 लड़के थे, एक एक ने सबने तोड़ दिया, एक डंडा दिया सबने तोड़ दिया, ठीक है। 2 डंडे दिए, फिर सबने मिलके तोड़ दिया, एक एक को दिया। लेकिन जब 4 डंडे एक साथ सबको एक एक को दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो हम लोग कहानी सुनाई जाती थी, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। वही शक्ति मतलब पावर। और आप देखो वो पावर, यहाँ पे जो कंडक्टर यूज हो रहे हैं, बंडल कंडक्टर यूज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पावर लेवल बढ़ाना है। जो गांव में सुना है हमने कहानी, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें कहानी से मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? तो गांव में कहावत है, और कहावत पहले लगता था कि ऐसे बना है, ऐसे नहीं बना है। एकता में शक्ति है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोला जाता है, ठीक है। और ये हम यूज़ कर रहे हैं, हम हर जगह पे बंडलिंग कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्मर में बंडलिंग कर रहे हो, ये भी नहीं पता होगा आपको। ट्रांसफॉर्मर में बंडलिंग वहां भी कर रहे हैं। सिंगल कंडक्टर से हम ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बंडलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है। ओके। फिर किसी ने पूछा है, सर कोई आइडिया होता तो मैं पूरे इंडिया को बता देता कि ऑनलाइन आ जाओ, कुछ सीख लो। अरे ये आप अपने तरफ से करिए। तो गोविंद कुमार यादव, हाँ सब पढ़ाया जाएगा, वेट करिए आप, सब आएगा सब आएगा। राजन तिवारी गुरुजी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो देखो आशुतोष कुमार, अभी तो सर 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रिक्वेंसी। हाँ आशुतोष, इस समय 2012 के बाद जब ये दिक्कत आई थी, 2015 तक हमने 1 नेशन 1 ग्रिड बना लिया है। तो देखो तब से ग्रिड में कोई हंटिंग नहीं आया। नहीं तो आप याद करिएगा, आप एक बार CEA का रिपोर्ट देखिएगा, ठीक है। आपको देखेगा कि हर साल, जैसे इस साल अभी 17 जुलाई को बहुत ज़्यादा लोड आया था, द पीक डिमांड ऑन द 17 जुलाई। ये सब मिलेगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे देश में पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमने सबको इंटरकनेक्ट कर लिया है। हमने कहा जो 5 भाई अलग अलग हो, सब एक साथ हो जाओ। तो जैसे रिक्वायरमेंट आई, देखो अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो, V और लैम्डा को वेरी करा के इधर से इधर या उधर से उधर भेज सकते हो। यही सब सिखाना है आपको, इधर से उधर, इधर से उधर या उधर से इधर कैसे भेजना है। ये डिपेंडेंट होता है वोल्टेज एंड पावर एंगल पे। अगर इधर से इधर जाना है, बहुत ध्यान समझिएगा, सपोज करो इधर से यहाँ भेजना है, यहाँ से यहाँ, तो कुछ नहीं बच्चों। देखो अभी एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपसे पूछूं, कोई भी हो, सब लड़के यही जानते होंगे, सबको जवाब देना है कि सपोज करो यहाँ फेरांटी इफेक्ट हो गया, फेरांटी इफेक्ट हो गया। ये 400 केवी की लाइन थी, ठीक है, और यहाँ 440 केवी हो गया या 430 हो गया। अब बताइए, जो भी यहाँ पे हो, आप उसको डिफाइन करो कि पावर इधर से इधर जाएगी कि इधर से इधर आएगा। 430 केवी यहाँ पे है और 400 केवी यहाँ है, जल्दी बताओ। बताइए। मैं हूं बेरोजगार कुमार, ये देखो ना, यही इंटरकनेक्टेड है, यहीं से पावर का यहीं से मिलेगा। लेकिन अभी तो धीरे धीरे आपको मिलेगा यार, थोड़ा सा वेट करो, मजा आएगा। तो देखो कौन बताएगा? रात टेक्निकल क्लासेस ने कहा 430 से जाएगा, यहां से 400 से 430। कुमार, तो सबके सब गलत हो अभी। ये सही है, क्या नाम, दीपांजलि, वेरी गुड, इसने सही बताया कि अभी ये डिफाइन नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ पावर एंगल ना पता जाए, लैम्डा ना पता चल जाए। केवल वोल्टेज से आप नहीं बता सकते, वोल्टेज से केवल बता सकते हो रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर होगा, ये इधर से इधर फ्लो होगा। क्यों? इधर से इधर फ्लो होगा। ये सब आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, ये आप समझिएगा, ये आपके दिमाग में घुसाना नहीं है, प्रैक्टिकलाइज करना है। और ये आप देखोगे कि कैसे ये होता है। बस ये कपलर है और कुछ नहीं,
हमेशा यही कहना है, दिस वन इज अ कपलर। अब देखो जब यहाँ पे पावर एंगल दे दिया जाए, जैसे यहाँ लिख दिया जाए 2 अंश और यहाँ लिख दिया जाए 1 अंश, अब बता सकते हो। अब जो एक्टिव पावर होगा, जहाँ 2 अंश लिखा है इधर से 1 अंश की तरह एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर देखो इधर से इधर जाएगा, जबकि रिएक्टिव पावर इधर से इधर आएगा। और इसको भी आपको देखना है ना, तो SLDC या NRLDC की साइड पे जाओगे, वहां दिख जाएगा, क्योंकि यही आपका ब्रेन है। पावर को मेरे भैया, पावर को इधर से उधर या उधर से इधर लाने का जो काम कर रहा है, उसका नाम है लोड डिस्पैच सेंटर। लोड डिस्पैच सेंटर जो पूरे इंडिया के ग्रिड को संभाल के रखा है, उसका नाम है लोड डिस्पैच सेंटर। और यहां भी वैकेंसी आती है आप लोगों के लिए, जो पावर ग्रिड में लिखा रहता पोसोको। पोसोको पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोलर है ये देखो, ये पावर ग्रिड के पास है और इसी को बोला जाता है NLDC, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है, यही एंगल को घटा बढ़ा के आप नहीं देख पाओगे। आप बैठे हो इलाहाबाद में ना, आपको नहीं पता चलेगा बंधु, लेकिन वो जो कंट्रोल सेंटर बैठा होगा ना, उसको पता होगा। तो पहले जमाने में याद करिए, एक राजा होता था, एक राजा सम्राट थे अकबर। तो अकबर पूरे इंडिया को नहीं संभाल पा रहे थे, तो पता होगा उन्होंने क्या किया, मंत्री बनाए कि भाई तुम इस एरिया को देखना, तुम इस एरिया को देखना। मंत्री के पास भी देखा रही है और बड़ा लंबा एरिया है, हम भी नहीं कंट्रोल कर पाए, जमींदार बनाया। वही काम यहाँ भी होगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ये पूरे इंडिया का जो 5 ग्रिड देख रहा, ये कहता भाई 5 आपका एरिया में बदल दिया, इंडिया को 5 एरिया में बदला। ठीक है, हम कहते हैं ना उत्तरी भारत दक्षिणी भारत, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल वाले 5 में बदल दिया। ठीक है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न एंड कौन सा बचा, नॉर्थ। हम लोग किस ग्रिड में हैं? उत्तर प्रदेश किस ग्रिड में है? नॉर्दर्न ग्रिड में। नॉर्दर्न ग्रिड में हम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न ग्रिड में। ठीक है, और इसका ध्यान समझिएगा, सबसे बड़ा ये, सबसे ब्रेन वाला ये आदमी, उसके बाद इसने अपने 5 मंत्री रख दिए कि भाई आप लोग अपने एरिया में देखिए। ठीक है, ये नेट पे आपको सब मिल जाएगा, नेट पे सब मिलेगा, इसी से ज्ञान मिलना है, इसी से आप समझ पाओगे कि क्या होना है इंडिया में। क्योंकि जब तक आप इंडिया में पर कैपिटा यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ाओगे, तब तक भारत देश को कभी नहीं बोला जा पाएगा कि ये भारत देश विकसित देश बन पाएगा। चाहे आप टॉयज बनाओ, चाहे जो बनाओ, चाहे आप अपनी कुछ इंडस्ट्री डालो छोटा मोटा, लेकिन आपको पर कैपिटा यूटिलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये क्या किए, इनके अंदर में बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे आपका वेस्टर्न है, इसके में बहुत स्टेट्स हैं, इनके अंदर नॉर्दर्न में बहुत स्टेट है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हम पंजाब, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, ईस्टर्न में बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो फिर स्टेट्स आएंगे, स्टेट का यूटिलिटी, पावर यूटिलिटी जो हमारा बोला जाता है, यूपीपीसीएल आएगा। अब यूपीपीसीएल फिर अपना बनाएगा, जिसको बोला जाए एसएलडीसी, स्टेट, राज्य का, ये राज्य का बनाएगा, जिसको बोला जाएगा एसएलडीसी। ये राज्य के अपने स्टेट पावर यूटिलिटीज बनाएगा कि हमारे देश में। लेकिन फिर इनको पता लगा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो ये भी क्या बनाएंगे, एएलडीसी बनाएंगे, एरिया लोड डिस्पैच सेंटर। और ये एरिया में बांट देंगे, दैट्स जिलों में बांट देंगे। तो बहुत सारे जिलों को, जैसे आप इलाहाबाद की बात करें तो प्रयागराज का जो लोड डिस्पैच सेंटर है, जो ब्रेन रखा हुआ है, जो देखता है कि क्या ऑपरेशन होना है, कैसे ऑपरेशन, ब्रेकर कब खुलना है, ट्रांसफार्मर कब खुलना है, कब आपका लोड सेटिंग होना है। गांव में बोल देता ना बिजली काट दो, तो ये बताते हैं लोड डिस्पैच सेंटर। क्यों बताते हैं? क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शन ऊपर से आता और इनको इंस्ट्रक्शन यहां से आता, ये इंस्ट्रक्शन यहां से गवर्नर। तो मेन सबसे ये इंस्ट्रक्शन नीचे तक आता है और ये शेड्यूलिंग भी करता है, शेड्यूल बनाता है कि गांव को 18 घंटे देना है, 16 घंटे देना है, या आज सरप्लस पावर है, चलो आज 24 घंटे दे देते हैं। तो ये सब काम करने का यही सब ब्रेन है, यही सब करते हैं, तब जाके ये नेटवर्क आपका कंट्रोल हो पाता। अन्यथा ये नेटवर्क आपका कंट्रोल होने लायक नहीं था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो हर एक जगहों पे, चाहे इंडिया हो, चाहे जिसका यूटिलिटीज़ हो। देखो आज हम लोग क्या बोलें कि इंडिया में फिर से वही चीज़ आ रही है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है कि ट्रांसमिशन में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में, सब जगह प्राइवेट करते जा रहे हैं। केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू का चक्कर है कि पैसा नहीं आ रहा, तो पैसा नहीं आ रहा तो लॉस में दिखाते हैं, जिसका नाम है AT&C लॉसेस,
एसोसिएट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ठीक है। तो हमारे जैसे 100% लॉस हो रहा, तो इसमें से ट्रांसमिशन का केवल 15% योगदान होता है, 75% तो अकेले डिस्ट्रीब्यूशन लेता है, ठीक है। तो इस 15% को भी इस समय घटाना है, नहीं तो ट्रांसमिशन भी बिक जाएगा, बेच देगा गवर्नमेंट, बेच देगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ठीक है। और जब पैसा नहीं है तो वो चाहेगा कि भैया सबको बेच दो, किसी प्राइवेट आदमी को दे दो। जो इंजीनियर आज जैसे इंजीनियर्स हैं, सैलरी 1.5 लाख 2 लाख है, तो वही प्राइवेट वाले दे देगा, और क्या करेगा 15-15 हज़ार में 10-10 लड़कों को रख लेगा, वो पैसा बचाएगा, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज़ करेंगे अगर हम इसको, तो अपने आप AT&C लॉसेस कम होगा, हो रहा है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जहाँ पे AT&C लॉसेस बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज वहाँ पे नीचे आ गया। तो यूपी को भी बोला गया है कि आप जो आपका AT&C लॉसेस यूपी का 38% है, इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप जल्दी से जल्दी आप इसको 15% पे लाइए। अगर 15% पे नहीं आएगा तो आप लोग भी तैयार रहिए, बी रेडी रहिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखो अब ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन का भी योगदान है। अगर 38% ये है, 38% ये टोटल है, तो इसमें तो हम भी तो 2% तक योगदान दे रहे हैं, उस 2% को भी घटाएंगे तब भी तो ये आपका 15 तक आ पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो घटाएगा, उसके साथ ट्रांसमिशन को भी घटाना है। तो नेटवर्क ऐसा बनाना है कि लॉसेस भी कम हो जाए, नेटवर्क का लॉसेस कम हो जाए, कमर्शियल कम करना है। कमर्शियल लॉसेस तो पब्लिक से कम हो पाएगा, मीटिंग सिस्टम से कम हो पाएगा, और कोई वहाँ तरीका नहीं है, ठीक है। तो आपको ये लेआउट समझ में आ गया है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको हम लास्ट में पढ़ना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे था जो हम लोग यहाँ पे बस बार बनाए थे, जिसका नाम है स्लैग बस। और स्लैग बस ही सबसे इंपॉर्टेंट बस है पूरे पावर सिस्टम का, ठीक है। और स्लैग बस को ही आज ग्रिड बोला जाता है। जो ग्रिड जुड़ेंगे किससे जुड़ेंगे? स्लैग बस से। सब ग्रिड किससे जुड़ेंगे? ट्रांसफार्मर बस से। मेन ग्रिड किससे जुड़ता है? स्लैग बस। मैं बता रहा हूँ आपको, आज डिफाइन नहीं करूंगा, आप खोजिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बस एंड बस बार। मैक्सिमम लड़के आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द बस एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द बस बार, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं टाइम दोगे उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था सबसे पहला टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। ये भी बहुत लंबा कवर होगा आपका, लेकिन आप इस पर्टिकुलर कोरोना का एज ए इसको बुरा ना मानते हुए समझिए ये आपको कुछ देना चाह रहा है, ठीक है। और कुछ करिए अलग ढंग से, तो लगेगा ये हमें तो आइए नेक्स्ट टॉपिक, टास्क ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका टास्क क्या है, काम क्या है? टास्क मतलब काम। जो पावर सेक्टर आपने बनाया था अभी उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम आपने बनाया था, दो तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम आपने बनाया था। एक का नाम आपने दिया था प्राइमरी और दूसरे का नाम दिया था सेकेंडरी। प्राइमरी आपने कहा था दिस वन बेसिकली एक्स्ट्रा एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम है, और सेकेंडरी आपने बोला था दिस वन हाई वोल्टेज है, ठीक है। और हाई वोल्टेज 132/220 है, कहीं कहीं 66 kV भी है, बट एक्स्ट्रा एंड अल्ट्रा आपके पास 800, 765 ये सब है, ठीक है। तो एनर्जी रखिए अपने अंदर, एनर्जी अपने अंदर रखिए, देखिए आपको कुछ ना कुछ मिल के जाएगा। घबराइएगा नहीं, चुनौतियाँ आती रहती हैं, चुनौतियों से डरिए नहीं, उसका डट कर सामना करो। हम लोग भी चुनौती का बहुत डट के सामना किए हैं, बहुत लोअर लेवल से हम लोग मैं उठा हूँ और बहुत ऊपर तक जाने की तमन्ना है, और आज भी पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे कुछ चाहिए जो अभी भी नहीं मिला है, जो मुझे चाहिए और अभी भी नहीं मिल पाया। और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर उठ रहा हूँ तो मेरे साथ बहुत लोग उठ जाएं। देयरफॉर मैं सबको साथ में लेके चल रहा हूँ कि आप भी उठिए, लेकिन जोश बनाए रखिए, एनर्जी बनाए रखिए,
स्टोर करिए इंडक्टर में, स्टोर करिए कैपेसिटर में। आपके अंदर इंडक्टर भी है, आपके अंदर कैपेसिटर भी है, बताया है सब के सब, तो स्टोर करिए उसमें, ठीक है। लेकिन लॉस मत होने दो। कहाँ पे? रजिस्टर्स में, ठीक है। क्लियर है ना? दो चंद्रेश कुमार करें बस इज द कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम, गलत है। अपॉर्चुनिटी लीजिए, कोरोना को अपॉर्चुनिटी लीजिए कि कुछ करके दिखाएंगे हम, ठीक है। ओके, तो टास्क आइए, सबसे पहला ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला टास्क है ट्रांसफर द, बड़ा लिखना पड़ेगा, पावर एट स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टू लोड एंड या लोड सेंटर। तो सबसे पहला टास्क है जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसका सबसे पहला काम क्या है? ट्रांसमिशन जो सिस्टम होगा, जो नेटवर्क है, जो कपलर है, उसका सबसे पहला काम यह है कि जो पावर है, जो इवैक्यूएटेड पावर है, जो इस जनरेटिंग स्टेशन ने इवैक्यूएट किया, पैदा किया, जो इवैक्यूएट किया, जो ये पैदा कर रहा एस को, कॉम्प्लेक्स पावर को, इस कॉम्प्लेक्स पावर को जो स्पेसिफाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, दैट्स मीन इसको आपने स्टेप अप कर दिया 400 केवी पे, तो 400 केवी अगर 50 हर्ट्ज है तो इस स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पे यहां से दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से कहीं और जहां भेजना है वहां पे भेजने का सबसे पहला काम क्या है? इसी का, जिसका नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसफर द पावर एट स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी टू लोड एंड या लोड सेंटर, ठीक है। जहां भी भेजना है वहां पे इनका भेजने का काम होगा। ओके, नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए। ओके, सेकंड देखिएगा, सेकंड इसी में लिख रहे हैं। दूसरा है कंट्रोल द एक्टिव पावर, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्टिव पावर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहां पे जो इंजीनियर बैठ रहा, कौन बैठता है? पावर ग्रिड वाले बैठे हैं भैया, घेर लिए हैं। अब एक चीज और सुन लो, यूपीपीसीएल स्टेट यूटिलिटीज, स्टेट का यूटिलिटी जनरेशन कर रहा, ट्रांसमिशन भी कर रहा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा, लेकिन महालॉस में है। रिसेंटली 90,000 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश का है, 90,000 का, 90,000 करोड़ का घाटे में, ठीक है। 2001 में हम शुरुआत किए थे 2,000 करोड़ से, आज हम 90,000 करोड़ में चले गए, घाटे में चले गए। पावर ग्रिड केवल ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिशन मतलब एजेंट है, कपलर है भैया। आज बिना कपलर के, बिना कपलर मतलब गांव भाषा में एजेंट बोला जाता है। एजेंट, आपकी शादी के लिए भी एजेंट खोजना पड़ता है। पहला शादी के लिए एजेंट कौन होता था? फिजिकल बॉडी होती थी पहले, आज भी होता है, फिजिकल बॉडी होती थी। आपका कपलर कौन बनता था? फूफा जी, मामा जी, ये सब बनते थे, शादी करवाते थे ना, कपलिंग करवाते थे, लड़की पक्ष लड़के पक्ष का, तब जाके एनर्जी मैच होती थी, ट्रांसफर होती थी, ठीक है ना। आज कपलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कपलिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन? शादी.com, और भी बहुत सारे .com होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक नाम याद आ गया, शादी.com, कपलर है ना। एक जमीन भी बिना एजेंट के नहीं बिक रहा, सोच लो। और एजेंट न लगाया न खर्च किया, प्रॉफिट में। पावर ग्रिड महारत्न है, क्यों? क्योंकि वो एजेंट है, ब्रोकर है, एनटीपीसी से ले लिया, ₹1.70 यूनिट, आपको कह दिया भाई ₹2.5 में लेना लो, नहीं तो दिल्ली वाला कह रहा कि हमें दे दो, हम तुम्हें कल पैसा इसका पेड कर देंगे।
क्लियर? तो कोई चीज बता दो आज, कोई भी चीज आप बता दो कि बिना कपलर के कुछ हो रहा हो, लेकिन उस कपलर की प्रॉपर्टी, एक ब्रोकर की प्रॉपर्टी बहुत पुअर होती है, उसको कैसे बोला जाता है आप खुद जानते हो, दलाल वर्ड बोला जाता है ना। लेकिन उसने कपल क्या किया, सोर्स को लोड से, रिक्वायरमेंट आपकी थी, रिक्वायरमेंट आपकी थी, उसको सेल आउट करना था, बीच में ब्रोकर आया, उसने अपना ब्रोकिंग चार्ज लिया। ब्रोकिंग चार्ज कितना, एक्चुअल में 1-2% होना चाहिए, इसका भी वही होना चाहिए, लेकिन ये पावर ग्रिड महा प्रॉफिट में है, और हम यूपीपीसीएल ट्रांसमिशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों है हमारे पास, महा घाटे में। क्यों है? क्योंकि हम कंज्यूमर के पास हैं, और कंज्यूमर से भिड़ना इतना आसान नहीं है। वही पावर ग्रिड जो बोलता है ना कि मैं महारत्न हूँ, महारत्न हूँ, एक बार आए जुड़ जाए कंज्यूमर से, समझ में आ जाएगा कि तुम कितने हो और हम कितने हैं। एनर्जी खत्म हो जाती है कंज्यूमर के पास जाने पर। मैं तो ट्रांसमिशन में हूँ, मैं भी कपलर हूँ, मैं तो ट्रांसमिशन में हूँ, एज ए कपलर, एज ए ब्रोकर हूँ, कि आया मेरे ग्रिड से, मेरे पास आया और जितना डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत थी दे दिया। लेकिन हम अभी भाई भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन यहाँ यूपीपीसीएल में भाई भाई है, तो उसको जैसे भाई को कोई कुछ बोलेगा तो मुझे भी लगेगा कि यार मुझे बोला जा रहा, ठीक है ना। तो आइए देखिए, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देखो कितना गजब का चीज़ है कि ट्रांसमिशन जो ये आप बनाते हो, नेटवर्क बनाओगे कॉस्केटेड वाला, इसका ये भी काम होगा, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्टिव पावर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट्स मीन, ध्यान देखिएगा, सपोज करो यहां से एक इंटरकनेक्टिविटी इधर आ गई, एक इंटरकनेक्टिविटी इधर आ गई। अब जो लोड डिस्पैच सेंटर बैठा होगा वो देखेगा कि कहीं ऐसा ना हो इस एरिया का डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो कहेगा भाई यहाँ पे और यहाँ पे इस बस बार को इस तरह कंट्रोल करेगा कि एक्टिव पावर इधर से इधर ज्यादा जाए, क्योंकि वहां डिमांड ज्यादा है, और यहाँ डिमांड कम हो गया तो यहाँ से यहाँ का जो पावर का फ्लो उसको कम कर देगा, ठीक है। फिर देखेगा कि चलो यहाँ जनरेशन बंद हो गया, कोई दिक्कत आ गई, अब इधर से डायरेक्शन चेंज करेगा। सब कुछ काम ट्रांसमिशन का है, और इसका नाम है पावर ग्रिड। कौन करेगा? ट्रांसमिशन वाले करेंगे, ट्रांसमिशन वाले बनाएंगे भाई, और किसी काम नहीं है। ओके, तो भाई दूसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज द टास्क ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इनको ये करना है, क्या करना है कि एक्टिव पावर किधर से किधर जाना, इन मैग्नीट्यूड, दैट्स मीन 50 मेगावाट केवल जाना है 50 मेगावाट ही जाए, 55 मेगावाट जाना है 55 मेगावाट ही जाए, यहाँ से 200 मेगावाट जाना है तो यहाँ से 200 मेगावाट जाए, इधर से इधर 100 मेगावाट आना है तो 100 मेगावाट आए। ये सब टास्क ट्रांसमिशन का है, ठीक है। पूछा जाता है सब, और एक बार दिमाग में घुस गया तो हमेशा रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। आर सिंह सर, हाउ टू कंट्रोल पावर, अभी बताया ना, इस पावर को कंट्रोल करने के वी और लैम्डा कंट्रोल करेगा, और ये करेगा कौन? लोड डिस्पैच सेंटर। अभी आगे आइए, रिलेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, कक्षा डिप्लोमा मैं एक मेरा और बहुत अच्छा तकिया कलाम है, कक्षा 10 ही सब कुछ दे देगा, अगर 10 जिसके पास नॉलेज है 10 का, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, और टेक्नोलॉजी क्या है? साइंस का प्रैक्टिकल फॉर्म। तो जब साइंस आता रहेगा, कक्षा 10 में ही साइंस पढ़ा आपने, उसी कक्षा 10 वाले को प्रैक्टिकलाइज करिए। जो नीचे लिखा रहता था हर एक चैप्टर में, आओ करके सीखे, जो पढ़ता था उसी को इंजीनियर बनना चाहिए था, वही इंजीनियर बनता, लेकिन सब बने हो, ठीक है। तो इसी कंट्रोल करेगा, वोल्टेज और लैम्डा को कंट्रोल करके। अभी तो एक्टिव पावर की बात हो रही थी, क्यों? लैम्डा कंट्रोल करेगा, लैम्डा इस सर्किट को खुलवाएगा, उस सर्किट को जुड़वाएगा, जैसा भी करना होगा फिर वो कंट्रोल करेगा। सोनिका यादव ये कह रही है सर, ऑलवेज अपडेटेड रहते हैं, एडवांस वर्जन नॉलेज देते हैं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो ये लोड डिस्पैच सेंटर काम है, आपका काम नहीं, लेकिन लोड डिस्पैच सेंटर इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। जो लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो जैसे पनकी है आपका एरिया लोड डिस्पैच, उसके बाद स्टेट लोड है, उसके बाद आपका रीजनल है, उसके बाद आपका नेशनल है, ये सब ट्रांसमिशन वाले हैं। ये ट्रांसमिशन वाले हैं जो एक्टिव पावर का कंट्रोल कर रहे हैं। अभी इसके आगे और भी काम है, ऐसा नहीं है अभी 2 ही पे खत्म हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव पावर फ्लो इन, अच्छा अभी लिखना ही नहीं है, कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव पावर।
तीसरा काम देखो, रिएक्टिव पावर का कंट्रोल का काम ये भी आप ही का है, ट्रांसमिशन का है। जो भी पावर ग्रिड में होंगे या कहीं पे होंगे उनका ये काम होगा। मिसाल तो सर हाई स्कूल पास है, गुड। तो कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव पावर, देखो ये क्या होता है। रिएक्टिव पावर बेसिकली आपने एक्टिव पावर का फॉर्मूला ये है आपके पास, EV/x साइन लैम्डा है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला EV/x कॉस लैम्डा माइनस V²/x है, ठीक है। तो इस P को, ये एक्टिव पावर है और ये वाला रिएक्टिव पावर है, ठीक है। इनको कंट्रोल करने का काम भी ट्रांजिशन का है। देखो ध्यान से इधर, ये जो प्रोफाइल होता है वोल्टेज जैसे है, ये ट्रांजिशन लाइन है। हमेशा हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज प्रोफाइल हो फ्लैट हो। 10 मिनट अगर हमने यहाँ 400 kV भेजा है तो इस एंड पे भी हम चाहते हैं 400 kV ही मिले ना। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग, नीचे दिखाई नहीं देगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग आपका यहां का वोल्टेज वेरी करता है, ठीक है। यहां वेरी करेगा, तो इस वेरिएशन को हमें रोकना है। तो ध्यान से देखना, लोडिंग जो होगा वो रिएक्टिव पावर पे डिपेंड होगा। रिएक्टिव पावर का लोडिंग केवल दो ही होता है, और एक होता है कैपेसिटिव, दूसरा होता है इंडक्टिव। कैपेसिटिव वोल्टेज डिपेंडेंट है V²/XC, और इंडक्टिव करंट डिपेंडेंट है I²XL, क्योंकि सीरीज पैरामीटर और पैरेलल पैरामीटर है। अगर आपका रिएक्टिव पावर सोर्स बराबर सिंक हो जाए, दैट्स मीन जितना रिएक्टिव पावर जनरेट हुआ था उतना सिंक हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो आपको ये प्रोफाइल फ्लैट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका V²/XC ज्यादा हो गया I²XL से, तो इसको बोला जाएगा कि सोर्स ज्यादा हो गया, सिंक ज्यादा हो गया, तो अब आपको 430 kV मिलेगा। और अगर आपने तीसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज हो गया, I²XL ज्यादा हो गया, V²/XC कम हो गया, तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा। तो ये कंडीशन तब आता है जब ओवरलोडिंग हो जाए, ये कंडीशन तब आता है जब SIL पे लोडिंग हो, और ये तब आता है जब नो लोड या बहुत लो लोड हो, लोड की वैल्यू कम हो या नो लोड हो। इसी को आप लोग फेरांटी बोल देते हो। फेरांटी दैट्स मीन V²/XC विल बी हायर देन द I²XL। अगर ऐसा सिस्टम में है तो ऑब्वियसली 100% आप नोट कर लीजिएगा कि आपको जो रिसीविंग इनका वोल्टेज होगा वो सेंडिंग से ज्यादा मिलेगा। तो अब देखो, इसका मतलब अब वोल्टेज भी कंट्रोल करना है तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना, और रिएक्टिव पावर इस तरह कंट्रोल करना कि V²/XC हमेशा I²XL के बराबर हो। तो देयरफॉर अब देखो यहाँ आदेश देगा कौन, कंट्रोलर। यहां पे कहेगा कि अगर लोडिंग हो रहा तो भैया यहां पे इस तरफ कोई ऐड कर दो, V²/XC और ऐड कर दो, और इस तरह ऐड करो कि ये दोनों बराबर हो जाए, फिर से उठ के कहां पे आ जाए, फ्लैट हो जाए, ठीक है। और यहां पे वही काम कराएगा, कहेगा भाई अब ये ज्यादा हो गया तो I²XL या V²/XL इसको ऐड कर दो, दोनों में से कोई एक चीज ऐड कर दो, और इस तरह ऐड करो कि देखो इसको ऐड करोगे तो वोल्टेज प्रोफाइल पुअर होगा। तो बेसिकली ये यूज करते हैं सब, शंट रिएक्टर यूज करते हैं, और इसको इतना ऐड कर दो कि दोनों बराबर हो जाए, फिर ये प्रोफाइल ऊपर वाला फेरांटी वाला भी नीचे आएगा। तो देखो रिएक्टिव पावर का कंट्रोल हो गया, और रिएक्टिव पावर के कंट्रोल करने से आपका वोल्टेज प्रोफाइल भी कंट्रोल फॉर्म में आ गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई दिक्कत है तो तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशन सिस्टम का क्या काम है। फोर्थ इज द कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ रैपिड एक्सचेंज ऑफ एक्टिव पावर। अगर आप लोग बोर होइएगा बताइएगा, मैं वहीं पे स्टॉप कर लूंगा, ठीक है। अगर किसी को बोर हो तो प्लीज बताइएगा। कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ रैपिड एक्सचेंज ऑफ एक्टिव पावर, ध्यान समझिएगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा,
सप्लाई सपोज करो अभी 100 मेगावाट का था और डिमांड बढ़ना शुरू हुआ 98, 99 ऐसे बढ़ रहा, तो आप देखोगे फ्रीक्वेंसी अब 50 के नीचे आनी शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगा। और ऐसा गिरना शुरू हुआ तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन केवल 3% रखा गया है, 3% से ज़्यादा ना, और 3% ये मैक्सिमम है, हमेशा याद रखिए मैक्स है ना। हम लोगों का 49.5 49.8 ही आना शुरू होता है ना, 6 ही आना होता है, तो हम लोग रैपिड एक्सचेंज ऑफ एक्टिव पावर करना शुरू कर देते हैं। दैट्स मीन जो यहाँ से 100 मेगावाट जा रहा था, अब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, या तो यहाँ से हम और सरप्लस पावर बढ़ा के, दैट्स मीन इसमें 50 और बढ़ा दिया, 150 हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो, रैपिड एक्सचेंज मे बी द फ्रॉम जनरेशन इन, मे बी द ट्रांसफर इन। अब दूसरा ये भी हो सकता है भाई, जहाँ पे 98 हो रहा था, 99 हो रहा, यहाँ के एक फीडर खुलवा दो, ब्रेकर खुल गया, अपने आप लोड कम हो गया। तो रैपिडली होना, ये रैपिडली होना, रैपिडली होना। ब्रजेश पूछ रहा रिएक्टिव पावर की इंपॉर्टेंस क्या है, मेरे भैया ब्रजेश बंधु सखा, रिएक्टिव पावर मतलब नमक मसाला। क्या है भाई? नमक मसाला। खाना खाते हो, एक्टिव पावर खाना चाहिए था ना, सब्जी खाना चाहिए था, जो रियल पावर, रियल जो पावर देता है ना, दाल खाना चाहिए था। लेकिन ये बताओ बिना नमक बिना मसाले खाते हो? नहीं ना। फ्लूइडिटी, एक्टिव पावर चढ़ेगा, रिएक्टिव पावर पर भाग जाएगा। तो बिना नमक वमक के दाल एक बार खा के देख लो, सब्जी एक बार देख लो मसाले के, तो सिखाया जाता है जब किसी के यहाँ मरण होता है ना, मरण, या किसी के यहाँ गांव वाले जानते होंगे जिसके यहाँ पे कुछ आदमी ऊपर जाते हैं, तो 10 दिन 15 दिन सबको सिखाया जाता है, देश दुनिया सब मोह है, रिएक्टिव पावर मोह है, सब आ जाओ किस पे, एक्टिव पे आ जाओ, कि ये सब तो इमेजिन, रिएक्टिव पावर का इमेजिनरी है, मसाला क्या इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन बिना मसाले के फ्लूइडिटी नहीं बनती है, फ्लूइडिटी नहीं बन पाती है। तो ब्रिजेश समझ में आ गया होगा, रिएक्टिव पावर केवल क्या है, इमेजिनरी। किससे पैदा हुआ था यार? एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर, ठीक है ना, रिएक्टिव है। और ये क्या करता है, दाल को अंदर घुसाने के लिए, दैट्स मीन पाथ एकदम सरल बना देता है, हाँ भाई ये अंदर जा रहा है। सुनिए एनालॉगी, और एनालॉगी बहुत आसान नहीं है बनाना। शिवमंगल विंद करे पूजा अर्चना, हाँ पूजा अर्चना में अगरबत्ती क्या करता है? अगरबत्ती से क्या करते हो भाई? चलो आज नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो अब देखो, अब ये हम 3% ये मैक्स है जो बताना चाह रहा था, मैक्स है भाई। 1% भी वेरी होता ना, लोड सेटिंग जल्दी जल्दी लोड काटो, ऊपर से आदेश आना शुरू हो, रैपिड एक्सचेंज, एक्सचेंज करो, या तो जनरेशन एंड से करो, और रैपिड एक्सचेंज किससे करते हैं? फास्ट गवर्नर्स। क्या लगाते हैं? फास्ट गवर्नर्स लगाते हैं। या आपको शायद आज ये रैपिड एक्सचेंज किससे किया जा रहा? फैक्ट से। ये एकदम रिसेंट है, फैक्ट्स, फैक्ट्स नाम सुना होगा, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट्स मीन कंपेंसेट द रिएक्टिव पावर विद द हेल्प ऑफ द एससीआरस। एससीआर लगाया जाए, एससीआर लगाया जाएगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, थारिस्टर जिसको बोला जाता है। और जहां पे वो लग जाए, ब्रेकर हट जाए, तो वहां पर रैपिड एक्सचेंज बड़े आराम से हो सकता है। तो आज किया जा रहा है। आज आपको पता हो, अभी यूपी में आपके फैट्स वाले लाइनें नहीं है, लेकिन साउथ में बहुत सारे फैट्स लाइनें बन गई। जहाँ पे एचवीडीसी नहीं बनाने का मन है, वहाँ पे फैट्स लाइन बनाइए, और बहुत ही रिलायबल, बहुत ही समझ लो, थोड़ा सा इनिशियल कास्ट ज़्यादा होता है, लेकिन और सब बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट काम यह था, कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ रैपिड एक्सचेंज ऑफ पावर। किसी और को कन्फ्यूजन हो तो जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा। 5th नंबर है, इंश्योर द स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन
लिंक और नेटवर्क। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम ही नहीं सुना होगा, बोलो नाम ही नहीं सुना होगा। कोई बोर तो नहीं हो रहा? प्लीज, हो गई है? हाँ बस ओके, 10 मिनट से। देखो ध्यान से बहुत समझना। देखो यहां जनरेट हो रहा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है तो क्या दिक्कतें आती हैं? यहां पे लोड है ना, लोड आपको पता है रात से 24 घंटा की अगर नाम लिया जाए तो बार बार चेंज होता रहता है। अभी लोड 50 मेगावाट था, फिर 60 मेगावाट हुआ। दैट्स मीन जब ये चेंजेस हो रहा, ये स्टेबिलिटी मेंटेन करें। आपको बताया होगा, फिर पढ़ाऊंगा, अभी सब तो मैंने लिखा ही था, कल क्या पढ़ाना है। तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, दैट्स मीन स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय ले रहा। अभी 8 बजे 50 मेगावाट था, 9 बजे 60 मेगावाट है, तब भी ये नेटवर्क स्टेबल हो या लिंक हो। लिंक कहां मिलेगा? HVDC में मिलेगा, पढ़ाएंगे HVDC भी पढ़ाएंगे, वहां लिंक मिलेगा, वहां भी स्टेबल रहे ना। एंड ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट दैट्स मीन ध्यान रखना, 2 पैरेलल लाइनों से यहां लोड जा रहा था, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे 60 मेगावाट ये जा रहा था लाइन से, और 60 मेगावाट इससे जा रहा था, क्लियर है ना। टोटल 120 मेगावाट था। तब तक ये लाइन पे फॉल्ट आया, पेड़ से टच हो गया, ये लाइन खुल गया, और लाइन जैसे खुले तो इसको 120 तो चाहिए, तो दैट्स मीन 60 यहाँ पे 60 मेगावाट का रैपिड एक्सचेंज हो जाए। तो भैया अभी 60 था, तुरंत मिली सेकंड में 120 हो गया। इसका मतलब ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप ही खड़े रहते हो, ध्यान समझिएगा, कोई आपको धीरे धीरे झुकाए तो आप बहुत बहुत नीचे तक जा सकते हो ना, लेकिन आप खड़े हो तब तक पीछे से कोई थोड़ा सा धक्का मार दे, आप गिर जाओगे। दैट्स मीन आपके ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी वो थी, और धीरे धीरे आपको जो नीचे गिराया जा रहा था, आप बहुत दूर तक गए और तब स्टेबल होकर फिर से आ गए। इसका मतलब ये क्या था? स्टडी स्टेट ना। तो ट्रांजिएंट दैट्स मीन लार्ज चेंजेस। 60 मेगावाट का चेंज हुआ, देखो अभी 10-10 मेगावाट आपको दिखा रहा था, 2-2 मेगावाट, लार्ज चेंजेस इन अ स्मॉल टाइम, बहुत कम टाइम, मिली सेकंड में, और तब भी सिस्टम स्टेबल हो। ये लाइन आउट ना हो, आउटेज में ना जाए, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है। तो आपको ही डिजाइन करना है, जो ट्रांजिशन का सिस्टम है उसी को डिजाइन करना है कि इंश्योर कर दे कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो आज ख़त्म नहीं हो पाया है, लेकिन कल आपको फिर उसी समय हम मिलेंगे और फिर मज़े से मिलेंगे, और फिर आपका कोई भी चीज़, जो भी डाउट हो, पूरे वर्ल्ड के पावर सेक्टर का जो भी डाउट हो लेके आइएगा। या तो मैं आपसे एनालॉजी बनवा दूंगा, या तो मैकेनिकल से एनालॉजी बना दूंगा, और उस चीज़ को एनालॉजी बना के अगर आप पढ़ोगे, मेरे बच्चों, अगर आप एनालॉजी से पढ़ोगे तो आपको ज़िंदगी में उस चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे ना, अपने आप को समझ में आएगा। तो एनालॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसको सब लोग नहीं बना पाते, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हमारा सिस्टम, अब बहुत दिन बाद क्लास लिया हूँ, बहुत देर तक नहीं ले पाऊँगा, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट हो हमसे क्लियर करिए, आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, हमसे भी आगे जाइए।